घोषवादन करें। सरसंघ चालक प्रणाम। 1 2 3। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है विजयादशमी। इस अवसर पर हिंदू समाज शस्त्र पूजन किया करता है और शास्त्र पूजन भी करता है। आज इस उत्सव में भी शस्त्र पूजन हो रहा है। इसके बाद ध्वजारोहण और प्रार्थना होगी। तत्पश्चात सभी नागरिक एवं माता बहनें स्थान ग्रहण करेंगे। ध्वजा प्रणाम। 1 2 3। इस विजयादशमी उत्सव एवं सरसंघ चालक प्रणाम कार्यक्रम में उपस्थित सभी माता भगिनी और नागरिकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है और ऐसे पर्व में पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास देश भर में जो चलता रहते हैं वो अपने कोकण प्रांत में हो रहा है। जैसे पूर्व नियोजित था उसी प्रकार से इस कार्यक्रम में सरसंघ चालक प्रणाम और विजयादशमी उत्सव
ये हम साथ में मना रहे हैं। और स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित है, उसी प्रकार सभी नागरिक माता भगिनी जो उपस्थित है उनका हम स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से पूजनीय सरसंघ चालक जी उपस्थित है, उनका मैं संक्षेप में परिचय कराता हूं। उनका नाम है माननीय मोहन मधुकर राव भागवत। महाराष्ट्र में विदर्भ में चंद्रपुर में जन्म हुआ और बाल्यकाल से ही संघ शाखा में जाना स्वयंसेवक बन गए। MVSC यानी मास्टर इन वेटरिनरी साइंसेस पशुवैद्यक शास्त्र की पदव्युत्तर शिक्षा पूरी करने के बाद आप संघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता यानी प्रचारक इस रूप से 1974 से कार्यरत है। उसमें नागपुर, बिहार, बंगाल इस प्रकार के क्षेत्र में कार्य करने के बाद आपने अनेक अखिल भारतीय जिम्मेदारियां निभाई, जिसमें अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख, अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख और उसके बाद में 2000 से 2009 तक माननीय सरकार्यवाह का दायित्व आपने निर्वहन किया। मार्च 2009 में पूजनीय सरसंघ चालक पद का गुरुतर भाग आपके ऊपर आ गया और आप इसको अभी संभाल रहे हैं। इस कार्य के हेतु जैसे देश भर में उनका प्रवास चलते रहता है, उसी प्रकार विदेशों में भी कई जगह आपका प्रवास ये हुआ है। इस शहर के सभी स्वयंसेवक और नागरिक यहाँ पर उपस्थित है। अभी इसके बाद वैयक्तिक गीत होगा और उसके बाद पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होगा। घर का है ध्येय शाश्वत, ध्रुव सितारे साचल, नित्य अपना कार्य भी है, मार्ग जो निश्चित सरल, संघ का है ध्येय शाश्वत। राष्ट्र की वैभव अवस्था, प्राप्ति को कटिबद्ध है, मार्ग जो निश्चित सरल, संघ का है ध्येय शाश्वत। राष्ट्र की वैभव अवस्था, प्राप्ति को कटिबद्ध हम, पहुँच कर होगा जहाँ पर, लोक तन मन स्वस्थ क्षम, सूर्य से जो दूर होता, विश्व भर का गहनतम, प्रगति पथ गतिरोध त्यों ही, तेज से जाए पिघल, संघ का है ध्येय शाश्वत। माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय प्रांत कार्यवाह जी, उपस्थित निमंत्रित नागरिक सज्जन, पत्रकार बंधु, माता भगिनी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, संघ के कार्य में अब ये लगभग परंपरा सी बन गई है कि सरसंघ चालक दायित्व ग्रहण करने के पश्चात पहली बार सारे भारत में एक बार प्रवास करते हैं। और इसलिए जब मुझे यह कार्यभार सौंपा गया
तो उसके बाद अपने कार्यकर्ता बंधुओं ने मिलकर ये भ्रमण की योजना बनाई और उस योजना के अनुसार संघ शिक्षा वर्गों के बाद चेन्नई से प्रारंभ करके यह उस प्रवास में 5वां मुकाम है। पूर्व निर्धारित अपने कार्यक्रम के अनुसार संघ का कार्य तो होते रहता है, लेकिन कई बार वह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है, संघ के अपने कार्यपद्धति के अनुसार उसका एक अंग बनकर चल रहा है। इसके ध्यान में न आने के कारण ऐसे कार्यक्रमों के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं चलती रहती। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों का गणवेश में और बाकी सारे निमंत्रित नागरिकों सहित सार्वजनिक कार्यक्रम, ये पहले से तय किया हुआ कार्यक्रम है। वैसे ही पत्रकारों से औपचारिक या अनौपचारिक वार्तालाप, ये भी एक कार्यक्रम है। समाज के विभिन्न मत, संप्रदाय, जाति, भाषा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की सद्भावना बैठक, ये भी कार्यक्रम है। लेकिन ये पहले से तय हुआ कार्यक्रम है, ये ध्यान में नहीं रहा तो उसके अर्थ कई प्रकार से निकलते हैं। दिल्ली में इसी कार्यक्रम के तहत 28 तारीख को एक पत्रकार वार्ता हुई। अब ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, उसके अनुसार हो रहा है। इसका कोई विशेष घटना या विशेष कारण नहीं है जो इसका प्रयोजन है। ये ध्यान में न आने के कारण और बहुत ज्यादा उसके बारे में पत्रकार जगत से ही उत्सुकता तैयार की गई और वैसा कुछ उस पत्रकार वार्ता में हुआ नहीं। ऐसा मैंने सुना है कि अपने इस कार्यक्रम के लिए भी कुछ ऐसी चर्चाएं बाहर दुनिया में चली है। जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उस राज्य में चुनाव है और चुनाव में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो भी उसको उसी दृष्टि से देखा जाता है। ये तो अपना संघ का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, संघ कार्य पद्धति का एक अंग है, लेकिन इसके तरह तरह के अर्थ निकालते हैं। अपने को उसका कोई नुकसान नहीं, उसके कारण अपने कार्यक्रमों में निमंत्रितों की संख्या बढ़ती है, ये अपने को लाभ ही है। लेकिन उसमें से कुछ लोग अगर निराश होंगे तो वो अपना दोष नहीं, क्योंकि संघ के कार्य का प्रयोजन क्या है? संघ के कार्य का प्रयोजन संघ का नाम बड़ा करना नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन इस देश में सर्व प्रभावी हो और उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ चले, ये उद्देश्य हमारे मन में कभी भी नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम संघ का नाम बड़ा करने के लिए नहीं चलता, संघ को बड़ा करने के लिए नहीं चलता। अब संघ को अभी हम है, उससे ज्यादा बड़ा होने की आवश्यकता भी नहीं है। सारे देश के प्रखंड स्थानों तक अपना काम पहुंच गया है। लाखों की संख्या में स्वयंसेवक है। 60% उसमें 40 वर्ष के नीचे आयु वाले तरुणों की संख्या है। अच्छे अच्छे काम हम लोग सब करते रहते हैं, उसके कारण सारे समाज का स्नेह सहयोग विनाशायास प्राप्त होते रहता है। सर्वदूर हमारे बारे में सद्भावना है। सार्वजनिक जीवन में हमारा विरोध करते हुए दिखने वालों के मन में भी हमारे प्रति सद्भावना है, उसका अनुभव हम निरंतर लेते रहते हैं और हमारे कार्य के अच्छे परिणाम समाज को मिलते रहते हैं। कोई कमी नहीं है। सादगी के साथ अपना संगठन चलाने लायक कमाई प्रतिवर्ष होती है, जितनी होती है उतनी सारी खर्चा हो जाती है। पैसा संभालने की चिंता नहीं रहती, पैसे के अभाव की भी चिंता नहीं रहती। अब इससे ज्यादा बड़ा होके क्या करना है? पहले ही दुनिया में हम सबसे बड़े अनुशासित स्वयंसेवी संगठन है जो बहुत बड़ा सेवा कार्य करते हैं। 1,57,000 से ज्यादा सेवा कार्य सारे देश में स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों और न्यासों के माध्यम से
अपनी चमड़ी घिसकर और अपनी दमड़ी खर्चा करते हुए समाज से धन लेकर करते हैं और उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। ऐसा हम बड़ा हो गए हैं, अब जितने हम हैं उसको हमने अगर केवल रक्षण किया, मेंटेन किया, तो भी हमारा काम हो जाएगा, हमको और बड़ा होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन संघ का काम संघ को बड़ा करने के लिए नहीं है। संघ का काम समय की आवश्यकता है। संघ कार्य की जरूरत संघ को कम है, समाज को ज्यादा है। इसको समझना चाहिए। मैं संघ के सरसंघ चालक के नाते ये बात नहीं कह रहा हूं। हम विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा। आदमी जब विचार करता है तो या तो स्वार्थ का विचार करता है या तो सारी दुनिया के परमार्थ का विचार करता है। हमारे यहां दो ही प्रकार के व्यक्ति ज्यादा मिलते हैं। एक तो निरे निपट स्वार्थी होंगे, नहीं तो एकदम सारे मानवता की चिंता करेंगे, बीच में रुकते नहीं। लेकिन किसी भी प्रकार से विचार करो, स्वार्थ की ही चिंता करो। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये 6 काम गृहस्थों को करने पड़ते हैं। वो अपने घर में ठीक चलने चाहिए, इतनी सामान्य आकांक्षा सारे समाज के लोगों की रहती है। हां, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रहती है, राष्ट्रपति बनने की इच्छा रहती है, बड़ा उद्योगपति बनने की इच्छा रहती है, ये सब रहता है। लेकिन सब लोग जानते हैं सब लोग ऐसे बन नहीं सकते। थोड़े लोग ऐसा बन सकते हैं, सब लोगों की ये इच्छा नहीं रहती। ये 6 गृहस्थ कर्तव्य ठीक निभाने लायक पैसा अपने पास आते रहा, सुख शांति समाधान रहा, ठीक है, और क्या चाहिए। लेकिन अनुभव क्या है, इसके लिए जीवन भर परिश्रम करने के बाद भी आज अपने देश में सामान्य व्यक्ति को ये बातें नसीब नहीं होती। वो बहुत पढ़ाई करता है, खूब पढ़ लिख के मेरिट में आता है, लेकिन पास होने के बाद नौकरी नहीं मिलती। अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, 5 साल 10 साल चलते रहता है। साधन संपन्न है और बुद्धि में तेज है तो अमेरिका में भाग जाता है, नहीं तो अपने देश में अपने योग्यता से कम कोई काम करने लगता है। जो सीखा है वो नहीं करता। जैसे मैं जानवरों का डॉक्टर हूं लेकिन संघ का प्रचारक बन गया। मेरा छोटा भाई एमएससी फिजिक्स है लेकिन बैंक में काम करता है। जो पढ़ते हैं वो करते नहीं है, क्योंकि जो पढ़ते हैं वही करने को मिलता नहीं है, जहां मिलता है वहां जाते। ऐसे सारे दुनिया में, सारे देश में अपनी स्थिति है। क्यों? तो लोग कहते भैया बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी है तो क्या बेरोजगारी मैंने लाई देश में? ये लाखों युवक जो बेरोजगार पड़े हैं वो बेरोजगारी का कारण है क्या? कारण वो नहीं है, लेकिन उनको बेरोजगारी की मार पड़ती है। देश में बेरोजगारी है तो मार पड़ेगी, आप उसके लिए कुछ करो ना करो। बेरोजगारी हटाने के लिए कुछ करो या न करो, बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी है तो क्या बेरोजगारी मैंने लाई देश में? ये लाखों युवक जो बेरोजगार पड़े हैं वो बेरोजगारी का कारण है क्या? कारण वो नहीं है, लेकिन उनको बेरोजगारी की मार पड़ती है। देश में बेरोजगारी है तो मार पड़ेगी, आप उसके लिए कुछ करो ना करो। बेरोजगारी हटाने के लिए कुछ करो या न करो, बेरोजगारी लाने के लिए कुछ करो या न करो, देश में है तो आपको भुगतनी पड़ेगी। जैसे तैसे नौकरी मिलती है, फिर करते हैं कुछ कमाई, लेकिन कमाई में चलता नहीं। वस्तुओं के भाव आसमान चढ़ गए। शरद जोशी नाम की हिंदी के कवि थे, उन्होंने कविता लिखी। उन्होंने कहा ये अर्थ के बड़े अनर्थ है, समझ में नहीं आता। वस्तुओं के भाव आसमान कैसे चढ़ते हैं? क्या आसमान में देखेंगे तो वस्तुओं के भाव दिखते हैं क्या वहां पे? लेकिन यह बात सही है कि आज अगर दालों के भाव देखेंगे और आदमी दिन में आसमान में देखेगा तो उसको वस्तुओं के भाव दिखेंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन दिन में तारे जरूर नजर आएंगे। अब ये महंगाई जो उत्पन्न हुई, किसने उत्पन्न की? मैंने उत्पन्न की या आपने उत्पन्न की? हम में से कोई महंगाई चाहता नहीं, उसको लाने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया।
लेकिन देश में है तो मार हम पे पड़ेगी। देश में आतंकवाद चल रहा है, हमारा दूर दूर से अंतरराष्ट्रीय राजनीति से, देश की राजनीति से भी कोई संबंध नहीं। सामान्य व्यक्तियों का क्या संबंध होता है? कोई संबंध नहीं होता। लेकिन मरता कौन है आतंकवाद में? सामान्य व्यक्ति। क्यों? देश में है तो मार पड़ेगी। स्वयं का स्वार्थ साधन करना है तो देश का विचार आपको करना ही पड़ेगा। बिना देश का विचार किए आप अपने जीवन में ठीक नहीं हो सकते। कश्मीर के इतने हिंदू फुटपाथ पर है, क्यों है? अपने लिए उन्होंने कुछ कम किया क्या? कम नहीं किया। लेकिन समय रहते देश के लिए नहीं सोचा, पर्याप्त मात्रा में नहीं सोचा। तो अच्छे घर गृहस्थी चलाने वाले होने के बाद भी आज कैंपों में रहना पड़ रहा है। सारे देश में बिखर कर अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ रहा है और अपने ही देश के लोगों से गुहार लगा रहे, कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? देश में ऐसी परिस्थिति है। देश की परिस्थिति का विचार नहीं करेंगे तो दुनिया में कहीं सर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप युगांडा में भाग जाएंगे, वहां जाके अच्छे व्यापारी बन जाएंगे, वहां कोई डिक्टेटर आ जाएगा, 3 दिन की नोटिस लेकर आपको निकाल देगा। इस्राएल के आदमी को नहीं निकाल सकता, अमेरिका के आदमी पर हाथ नहीं डाल सकता, चाइना के आदमी को हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? उनके देश सर्वसमर्थ है। भारत के व्यक्ति को कोई भी आए और पीठ में घूसा मार के निकाल दे। फिजी में से निकाला, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों पर अत्याचार, फिजी में अत्याचार, केन्या युगांडा में अत्याचार, ऑस्ट्रेलिया में हमले होते हैं, अमेरिका में हमले होते हैं। हिम्मत कैसे होती है? देश बलवान है तो हिम्मत नहीं होगी। दुनिया के किसी कोने में आपको सुख, समाधान, शांति चाहिए, वैभव चाहिए, देश का विचार किए बिना काम नहीं बनता। और जो स्वार्थी लोग नहीं हो, दुनिया का विचार करते तब क्या ध्यान में आता है? दुनिया भी समस्याग्रस्त है, दुनिया भी चिंतित है। विज्ञान का इतना विकास हो गया, क्यों हो गया? सुख की आशा में हो गया। आदमी सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा, समाधानी रहेगा, वो तो मिला नहीं। प्रतिवर्ष 3 वर्ष के बाद यूनो के रिपोर्ट्स निकलते हैं। तथा कथित अफ्लुएंट कंट्रीज, सर्व प्रगत देश, उनके सुख का मान कितना है, इसके बारे में यूनो सर्वेक्षण करके अपना प्रतिवृत्त प्रकाशित करती है। हर 3 साल के बाद वो प्रतिवृत्त बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो देश जितना प्रगत है उतना ही दुखी है। भागदौड़ बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, तनाव बढ़ गई, असंतोष हो गया, फिर आत्महत्याएं बढ़ गई, पागलपन बन गया, बाल गुनाहगारी बढ़ गई। हमारे यहां का रिक्शा वाला तपती धूप में अपना रिक्शा रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे लगाकर आराम से सो सकता है। ऐसे वैभव संपन्न देशों के करोड़पतियों को रात को भी बिना गोली लिए नींद नहीं आती। आजकल दुनिया के अर्थतज्ञ एक बात कर रहे हैं कि ये जीडीपी है ना, हम लोगों की आमदनी का औसत निकालते हैं। वो कहते हैं इससे केवल काम नहीं चलेगा, राष्ट्रीय सुख का भी औसत निकाल के उसको जोड़ना पड़ेगा, तब राष्ट्र के सुख की वास्तविक प्रगति की झलक मिलेगी। नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अच्छा, ये नहीं मिलता कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी प्रगति हो गई तो पर्यावरण की समस्याएं खड़ी हो गई। तरह तरह के रोग बढ़ गए, हवा खराब, पानी खराब, सब खराब। क्या करना? आदमी का स्वभाव तो बदला नहीं। जहां कुछ अलग अलग है वहां झगड़ा होता है। भाषा अलग है, झगड़े चालू है दुनिया में। धर्म अलग है, झगड़े हो रहे हैं। देश अलग है, झगड़े हो रहे हैं। सब लोग एक दूसरे को गिलंकृत करना चाह रहे हैं। दुनिया में सुख लाने का रास्ता हमारे ही पास है, इसलिए उस रास्ते को हम जबरदस्ती सारे दुनिया में थोपेंगे। दुनिया में सुख लाने के लिए सारी दुनिया को दुख में धकेल रहे हैं।
यही परिस्थिति दिखती है। क्यों? तो सारी दुनिया की चिंता करते हैं कि अभी तक जिन विचार प्रणालियों के साथ हम चले वो सब फेल हो गई, क्योंकि मूल में कुछ गलती है। उस गलती को सही करके मूल से सही रास्ता भारत के प्राचीन चिंतन में था, उसका काल सुसंगत रूप लेकर भारत खड़ा रहे तो हम सबको रास्ता मिलेगा। ये सारी दुनिया के चिंतक आज विचार कर रहे हैं, यानी सारी मानवता का विचार करते हैं तो भी भारत बड़ा होना चाहिए, और हमारे आपके सुख का विचार करते हैं तो भी भारत खड़ा होना चाहिए। और भारत खड़ा कैसे होगा? क्योंकि भारत को देखते हैं तो बड़ी शंका उत्पन्न होती है कि क्या हो रहा है। सीमाएं असुरक्षित है, पश्चिम में पाकिस्तान वो दोस्ती तो नहीं दिखा रहा है, जन्म से भारत का द्वेष ये उसके अस्तित्व का आधार बन गया है, और इसलिए हर जगह किरकिरी अपनी लगाता है। हम सहन कर रहे हैं, हम संयम दिखा रहे हैं, बार बार उससे अपमान सहन करते हैं। वैसे तो बच्चा राट रहे हमारे सामने, वास्तव में लड़ाई हो गई तो 15 दिन नहीं लगेंगे हमको, लेकिन बार बार वो हमारा अपमान करता है। फिर भी हम कहते हैं कि भैया नहीं, दोस्ती। कल ही या आज के ही पेपर में और अपने विदेशी मामलों के सचिव का बयान है, नारायणन जी का, कि बात करना यही हल है। ऐसा एक अत्यंत भलमनसाहत का भाव लेकर हम चल रहे हैं। वो क्या कर रहा है? अमेरिका से आर्थिक विकास के लिए मिली हुई मदद को वो शस्त्र खरीदने के लिए उपयोग करता है। अमेरिका से मिले एक शस्त्र को भारत के विरुद्ध दूसरे अस्त्र में परिवर्तित करने की चाल चलता। सदा उस सीमा पर चौकसी लगा के हमारे जवानों को खड़ा होना पड़ता है। वो सीमा सुरक्षित नहीं, उत्तर की सीमा सुरक्षित नहीं, चीन की घुसपैठ चल रही है। चीन के मन में क्या है वो तो 1962 में ही साफ हो गया, उसके पहले ही हो गया था, लेकिन हम लोग अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं थे। हम किसी एक स्वप्न में खो गए थे। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय के संसद में बाद में कहा कि हम एक स्वप्न में थे, तब जमीन पर आ गए। अब कितना क्या कर रहे हैं जमीन पर आने के बाद पता नहीं, लेकिन चीन का इरादा तो साफ है। वो तो हमारे प्रदेशों पर अपना दावा कर रहा है, और अत्यंत अपमानजनक ढंग से, जैसे कोई गुंडा गली के व्यक्ति को धमकी देता है उस प्रकार घुसपैठ कर रहा है। जबरदस्ती हमारे रास्तों के पत्थरों पर, और चाइना में मील का आंकड़ा लिख रहा है और अपने चाइना में दिए हुए नाम उस जगह के वहां लिख रहा है। उसके इरादे साफ है, उसकी तैयारी भी हमारे सामने है। हम जाग तो गए हैं, लेकिन हम सुरक्षित है उधर से ऐसा अभी कह नहीं सकते। और फिर बांग्लादेश है दक्षिण पूर्व में, वो क्या कर रहा है? दोस्ती तो नहीं निभा रहा है। उसके जन्म में हम सहायक बने, धात्री का काम हमने किया, लेकिन वो उस दोस्ती को निभा नहीं रहा है। वो भी हमारे लिए समस्या का कारण रहा है, और उसने अपने लिए जो आगे की दृष्टिपथ सोचा था, उस दृष्टिपथ में वो सोचता है कि हमारे यहां काम की जमीन कम है और लोक संख्या ज्यादा है, तो हम इस आसाम को जोड़कर अपने भूमि का विस्तार करेंगे। यानी सीधे सीधे भारत के प्रदेश पर उसकी आंख गड़ी है, और अपने देश में घुसपैठिए भेजता है जो अपने देश में किसी प्रगति के कारण नहीं बनते, हमारे देश के अर्थतंत्र पर बोझ बनते हैं, और यहां पर विदेशी पंचम स्तंभी गतिविधियों में सहायक बनते। ये सरकार के रिपोर्ट से। श्रीलंका में जो हो रहा है, यहां काम की जमीन कम है और लोक संख्या ज्यादा है, तो हम इस आसाम को जोड़कर अपने भूमि का विस्तार करेंगे। यानी सीधे सीधे भारत के प्रदेश पर उसकी आंख गड़ी है, और अपने देश में घुसपैठिए भेजता है जो अपने देश में किसी प्रगति के कारण नहीं बनते, हमारे देश के अर्थतंत्र पर बोझ बनते हैं, और यहां पर विदेशी पंचम स्तंभी गतिविधियों में सहायक बनते। ये सरकार के रिपोर्ट से। श्रीलंका में जो हो रहा है, चीन ने अपने तल बर्मा में बनाए, बर्मा से
कोको आइलैंड उसने खरीदी कर लिया, वहां और अपना नाविक और वायुदल का उसने और अड्डा स्थापित किया है। श्रीलंका को और अपनी दोस्ती में बांधकर वहां बंदरगाह बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, वहां पर अपना आवाजाही उसने कायम की। मालदीव में पाकिस्तान को तो दोस्त बना ही लिया है। ये घेराबंदी जहां जहां हो रही, वहां हमारा कितना प्रवेश है हम आश्वस्त हो, ऐसा नहीं है। और अब नेपाल जैसे देश में बिल्कुल हमारे सीमा पर चीन अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। सीमाएं असुरक्षित, सीमावर्ती प्रांत भी असुरक्षित। कश्मीर घाटी में क्या चल रहा है हम जानते हैं, उत्तर पूर्वांचल में क्या चल रहा है हम जानते हैं। देश में अंतर्गत उग्रवाद, गृह पोषित उग्रवाद, होम ग्रोन टेररिज्म, ऐसा उसको नाम देते। कोई टेररिज्म होम ग्रोन नहीं रहता। ऐसी दहशतगर्दी को जब तक बाहर से सहायता नहीं मिलती तब तक वो पनप नहीं सकता। वैसा तथाकथित होम ग्रोन टेररिज्म हमारे देश में चल रहा है। सरकार और बड़ी कठोर नीति अपनाने की बात तो आजकल कर रही है, लेकिन काम तो करते हुए नहीं दिखाई देती। आतंकवाद प्रतिबंधित कानून कोई राज्य बनाता है तो उस कानून को तो रोका जाता है, विशेषकर केंद्र में और राज्य में, उस राज्य में अलग अलग लोगों की संस्कार वो सरकार हो तो फिर वो कानून रुकता है। उसमें भी राजनीति आती है, उसमें भी वोटों को देखा जाता है। वोट और राजनीति का विचार करके अगर देश के सुरक्षा की नीति चलेगी तो वो बल संपन्न कैसे हो सकती, कठोर कैसे हो सकती है। बातें तो बड़ी हो रही है लेकिन काम कहीं दिख नहीं रहा है। और इन सब बातों पर ध्यान देके अपना चुनाव उचित करने का दायित्व जिस समाज का है उसकी स्थिति क्या है, सोया है। अधिकांश लोगों को ये संकट कितने गहरा है, कितने गंभीर है, पता ही नहीं है। पहले से इस समाज में एक विविधता है। 1200 वर्षों के संघर्षमय काल में उस विविधताओं को हमने भेद बना दिया और उन भेदों को चौड़ा करके अपने आपस के झगड़ों की आग पर खेलकर हजारों मील दूर से आकर हमको गुलाम बनाया गया। वो विदेशी शासक अब चले गए, लेकिन स्वदेशी में भी राजनीति उसी तोड़ो और राज करो तंत्र के आधार पर चलती है। ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं कि एक प्रांत का मुख्यमंत्री दूसरे प्रांत के मुख्यमंत्री के पास जाए और उसको कहे कि भैया एक नदी को लेकर आपस में झगड़ा है, उसका जो होगा सो होगा, लोगों में मनमुटाव ना आए, इसलिए ऐसा करो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा हमारे राज्य में लगाते हैं, सर्वज्ञ की प्रतिमा आपके राज्य में लगाओ। एक उदाहरण 60 साल के बाद, उसमें भी एक मुख्यमंत्री संघ का स्वयंसेवक था। एक उदाहरण मिला है, नहीं तो क्या दिखता है, जात पात को उभाड़ो, भाषा प्रांतों को उभाड़ो, आपस में द्वेष को उभाड़ो। समस्याएं तो रहती है, लेकिन हमारी समस्याएं इतनी बड़ी है क्या कि शत्रु जब सर पर चढ़ने का प्रयास कर रहा हो तो हम आपस में खून खराबा करें। जैसे दो देशों के रहने वाले व्यक्ति है, ऐसा आपस में दुश्मनी का व्यवहार करें। लेकिन ये चलता है। ऐसी मारकाट हो, इसका प्लानिंग भी होता है और उस पर वोट काटे जाते हैं। और समाज भी भूल जाता है आखिर नेता लोग किसके बल पर खड़े हैं। प्रजातंत्र में जैसे हम हैं वैसे हमारे नेता हैं। पीपल गेट द गवर्नमेंट दैट डिजर्व। अभी भी जात पात का झगड़ा, पंथ भाषा का झगड़ा, प्रांत का झगड़ा। उत्तर पूर्व से कोई व्यक्ति आता है तो हमारे देश का आदमी बड़े निष्पाप हृदय से उसको पूछता है, आप चीन के रहने वाले हैं क्या?
ऐसे प्रश्न जिनको पूछे जाते वो व्यक्ति मिलते तो वो कहते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ हमको डस जाए तो भी जितनी वेदना नहीं होगी उतनी वेदना हमको होती है। लद्दाख में, अरुणाचल में सीमा पर की कठिनाइयां सहन कर हम अपने सेना की मदद करते हैं। लाख प्रकार के आकर्षण मिलने के बाद भी हम विदेश के साथ नहीं जाते और हमारे देश में हमारे आदमी हमको पूछते हैं कि आप चीन से आए हैं क्या। इतना अज्ञान, इतना स्वार्थ, इतना भ्रष्टाचार। तो लोग सोचते हैं कि कभी अच्छा होगा इस देश में, कभी भला होगा इस देश में। लेकिन संघ का स्वयंसेवक निराश नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये परिस्थितियां हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों को झेलकर हजारों वर्ष तक हम जीवित हैं, एक देश के नाते जीवित हैं। करना क्या है? नेता नारा नीति पार्टी अवतार सरकार विचार महापुरुष पर सारा छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। ये सारे सहायक होते हैं, इनका भी महत्व है, उसके बारे में भी सजग रहना चाहिए, उनका चयन भी ठीक से करना चाहिए, उसके बारे में उदासीन कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब सहायक बातें हैं। जब तक मुद्दई सुस्त रहेगा, गवाह केवल चुस्त रहा तो भी लाभ नहीं होगा, और गवाह चुस्त रहता ही नहीं, मुद्दई सुस्त रहा तो गवाह भी सुस्त हो जाता है। मालिक सोता रहा तो ठेकेदार क्या करेगा? लूट के चला जाएगा। मालिक को जागते रहना पड़ेगा, तब ठेकेदार अपना काम ठीक करेगा। और इसलिए हमारे देश के भलाई के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले सब महापुरुषों ने इस बात को कहा है। बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने क्या कहा है, बाबू सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है, जयप्रकाश नारायण जी क्या कह के गए, मदन मोहन मालवीय क्या कह के गए, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले मानवेंद्र नाथ राय का क्या कहना है। लेकिन ये केवल बीती बात नहीं है, आज जो काम कर रहे उनका भी यही कहना है, सामान्य लोगों की शक्ति को जगाओ। डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुस्तकें, डॉक्टर अब्दुल कलाम के भाषण, उनमें यह मुद्दा हमेशा रहता है, जनता को तैयार करो, लोक शक्ति को जगाओ। लोक शक्ति की आराधना छोड़ने के कारण 1000 वर्षों से हम गुलाम रहे। वो 1000 वर्ष कहते, 150 वर्ष नहीं कहते। 1000 वर्षों के पहले हम जो थे वो गुलाम क्यों हुए? लोक शक्ति का जागरण छोड़ दिया। और लोक शक्ति के जागरण के लिए क्या करना चाहिए? अरुणाचल में एक भाषण में उन्होंने उपाय बताया, अपने प्राचीन संस्कृति के संस्कारों का पुनरुज्जीवन करना चाहिए और आंखों से स्वार्थ का सपना हटाकर उसमें वैभव संपन्न भारत का सपना रखना चाहिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, देश के दुग्ध क्रांति के जनक जिनको कहते लोग, उनकी किताब आई है, आत्मचरित्र आया है, आई टू हैड ए ड्रीम। उसमें उन्होंने साफ साफ बात कही है कि अब तक जैसे सरकार और प्रशासन पर निर्भर रहकर सारे काम हम करते आए, वैसे ही आगे भी करते रहे और देश की सामान्य जनता को प्रशिक्षित नहीं किया तो इस देश में नाम लेने लायक कोई काम हो ही नहीं सकता। ये उनका अनुभव है। इसी बात को लेकर संघ चला है। सामान्य जनता को खड़ा करना देश के लिए, भेद भूलकर, स्वार्थ भूलकर देश के लिए खड़े हो। किस आधार पर? इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे देवी देवता है और बाहर से भी कुछ आ गए हैं। किस आधार पर खड़े होंगे? उस आधार को संघ ने अनुभव में लाया, हृदय में साक्षात्कार किया। यह थियरी नहीं है, यह आइडियोलॉजी नहीं है, यह सत्य है, 100 नंबरी सत्य। कभी न कभी जो सर पे चढ़ के बोलेगा, समय समय पर बोलता है, ऐसा सत्य है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है।
दुनिया में सारी समस्या क्यों है? इसलिए कि 3 बातों का वो विचार करते हैं, चौथी बात उनको मालूम नहीं है। दूसरी बात है कि सब बातों को अलग अलग मानकर विचार करते हैं, ये सब एक है उनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो जोड़ने वाली चौथी बात नहीं जानते। इसलिए आदमी व्यक्ति को जानते हैं, उसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो उनको ध्यान नहीं है। ये सत्य है, 100 नंबरी सत्य। कभी न कभी जो सर पे चढ़ के बोलेगा, समय समय पर बोलता है, ऐसा सत्य है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। दुनिया में सारी समस्या क्यों है? इसलिए कि 3 बातों का वो विचार करते हैं, चौथी बात उनको मालूम नहीं है। दूसरी बात है कि सब बातों को अलग अलग मानकर विचार करते हैं, ये सब एक है उनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो जोड़ने वाली चौथी बात नहीं जानते। इसलिए आदमी व्यक्ति को जानते हैं, उसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो उनको ध्यान में आता है कि एक आदमी बड़ा होने के लिए लोगों के गले काटता है, तो कहते कि ये ठीक नहीं, आदमी का महत्व नहीं, समूह का महत्व है। तो फिर आदमी की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। और दोनों का कैसे जैसे तैसे बना लिया, तो भी जब मनुष्य की प्रगति होती है तो पर्यावरण की हानि होती है, क्योंकि निसर्ग को जीतना है। उनको यह पता नहीं है कि व्यक्ति, समाज और निसर्ग, प्रकृति, इनको जोड़ने वाला एक तत्व है, और इसलिए ये तीनों अलग नहीं है। एक की प्रगति दूसरे के लिए अपकर्ष का, अधोगति का कारण नहीं बननी चाहिए। एक दूसरे के प्रगति में ही एक दूसरे का विकास है। पर्यावरण की सुरक्षा में मानव समाज का हित है, और समाज के स्वास्थ्य में व्यक्ति के उन्नति की गारंटी है। इस बात को वो सोच ही नहीं सकते। आज वो कहते हैं कि फ्रैगमेंटेड थिंकिंग नहीं चाहिए, होलिस्टिक चाहिए, रिडक्शनिस्ट अप्रोच नहीं चाहिए, इंटीग्रल अप्रोच चाहिए। लेकिन इंटीग्रल अप्रोच और होलिस्टिक चिंतन किस आधार पर खड़ा करना उनको मालूम नहीं, भारत को मालूम है, सदियों से मालूम है। और इसलिए विविधताओं को लेकर भारत चला है। यह हमारी भाषा, प्रांत, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि की विविधता, विचारों की, खान पान, रहन सहन की विविधता, यह आज की बात है क्या? इस देश में वेद काल से, श्रीलंका के दक्षिण से चीन, साइबेरिया तक, और वहां अलास्का की समुद्रधुनी पार करके अमेरिका तक पैदल संचार होते रहा है मानवों का, इधर से उधर। हम ऐसे घुमंतु लोग थे, इसलिए हमारा नाम हिंदू पड़ा। जैन प्राचीन साहित्य में इसका वर्णन है। हमारे यहां वेदकाल से यह बात है, विविधता, उसी में हम एकता देखते हैं। जो है वो एक का ही रूप है, केवल रूप अलग है, मूल में एकता है। उस एकता का साक्षात्कार करने से जीवन शाश्वत सुख संपन्न होता है, वही जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए मिलकर रहो, सभी विविधताओं का सम्मान करो। सब विविधताएं भगवान का रूप है। आपको अपना चेहरा बदलने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी मान्यताओं पर प्रामाणिकता से चलना है। जरूर नहीं देश में मतांतरण की, मतांतरण के कारण और कुछ नहीं होता, झगड़ा होता है। किसी को अपना धर्म छोड़ने से दूसरे धर्म में भगवान नहीं मिलता। अपवाद रहते हैं, रेवरेंड नारायण वामन तिलक जैसे, वो बनते हैं तो हानि का कारण नहीं बनते, और दूसरे संप्रदाय में जाने के बाद भी सब संप्रदायों के सत्य को वो मानते हैं। और अगर सब संप्रदाय को सत्य को मानते हैं तो दूसरे संप्रदाय में जाने का कारण क्या है? क्यों लाते हैं इधर से उधर? ये कौन सी प्रवृत्तियां हैं? दुनिया में जो एकाधिकारशाही और कट्टरपंथी प्रवृत्तियां हैं वो चाहती है, उनको ये पसंद नहीं है। वो विविधता में एकता नहीं देखती, उनको एकता के लिए एक रूपता चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी के सिद्धांत वाली शक्तियां सारे दुनिया पर अपने आर्थिक मॉडल को लादने का धंधा करती है, डंडा चलाती है। उसमें से रक्तपात होता है, उसमें से असंतोष होता है। सारे दुनिया को एक ही रंग में रंगने के प्रयास से दुनिया में हिंसा हुई है, खून की नदियां बही है।
भारत में ऐसा नहीं है, भारत का स्वभाव ऐसा नहीं है। भारत में यह मतांतरण नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मतांतरण आध्यात्मिक मतांतरण नहीं है, यह अपने प्रभाव को बढ़ाने की राजनीति है। भारत में मतांतरण की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम सहस्रधारा द्रविणस्य में दुहा ध्रुवेव धेनुरन प्रस्फुरन्ति। सहस्त्र धाराओं से दूध देने वाले धेनु के समान हे पृथ्वी माता, अनेक भाषाओं के बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हम सब लोगों को तुम समान शस्य प्रदान करो। ये दुनिया के सबसे प्राचीन साहित्य, हमारे पूर्वजों की धरोहर, वेदों की प्रार्थना है, अथर्ववेद में। ये हमारा स्वभाव है। सारे भारतीय समाज को एक होकर देशात्म बोध की चेतना से प्रेरित करने वाला यही सूत्र है, और इसी को दुनिया कहती है हिंदुत्व। नाम बाद में आया, हमने दिया नहीं दिया पता नहीं, लेकिन अब तो वही चिपक गया है ना। मेरा नाम रखते समय मेरे माता पिता ने मुझे नहीं पूछा था, समझदारी आई, 6 साल लौट गए, 6 साल में लोगों को आदत हो गई, आदत हो गई, इसलिए हमारा वही नाम पड़ गया। अब उसी नाम को मैं प्रतिसाद देता हूं, उसी नाम से दुनिया मुझे जानती है। नाम बदलने से काम होता है क्या? एक है हमारे कार्यकर्ता, उनका टाइटल आडनाव है भोंदू। महाराष्ट्र में विचित्र नाम बहुत रहते, उनका है, उनको बड़ा बुरा लगता था, तो उन्होंने एफिडेविट करके अपना नाम बना लिया देशमुख। अब लोगों को मालूम नहीं, इनको भी कोई देशमुख इस नाते पुकारे तो जल्दी देखते नहीं थे, और लोग भी पूछते थे देशमुख वकालत करते तो कौन वकील? देशमुख वकील। अरे कौन देशमुख वकील है भाई? तो फिर अड़ोस पड़ोस, अरे वो नहीं क्या भोंदू देशमुख, वो भोंदू देशमुख किया, तो भोंदू तो छूटा नहीं, देशमुख और जुड़ गया। इसलिए उन्होंने वापस एफिडेविट करके अपना नाम वही रखा। नाम का ऐसा चिपक गया। और ये जो बात है विविधता में एकता, और इसलिए मिलकर रहो, और इसलिए कृतज्ञता पूर्वक त्याग संयम पूर्वक जीवन यापन करो, और उस एकत्व का साक्षात्कार कर लो जीवन में, ये सारा कंटेंट बताने वाला तो एक ही शब्द है। भारतीय अर्थ वही है, दूसरा नहीं। किसी को भारतीय शब्द पसंद है, उसको उसका उपयोग करना है, हमारा ऐतराज नहीं। और जो ताकतें भारत को तोड़ने चलिए, उनको भी ऐतराज इसलिए नहीं कि भारत की परिभाषा बदल सकती है। 14 अगस्त 1947 को नक्शा दूसरा था, 15 अगस्त को बदल गया, और आप हम में अगर दम है तो आने वाले 10 साल में हम भी बदल देंगे। भारत कम ज्यादा होता रहता है हमारे पराक्रम के आधार पर, इसलिए उनको इसकी परवाह नहीं। हम भारतीय कहते तो, हिंदू कहेंगे तो उनके कान खड़े हो जाते, क्योंकि फिर वो कंटेंट है, फिर उनकी चल नहीं सकती। कोई आर्य कहते, वही बात है, अर्थ वही है, और किसी को आर्य शब्द का आग्रह, हमको कोई ऐतराज नहीं। जरूर आपको जो शब्द उपयोग करना है आप उपयोग करो, हम हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं। और हिंदुत्व कोई संकुचित भावना नहीं है, जाति धर्म पंथ प्रांत से जुड़ी नहीं है। अपने देश को अपना मानने वाले सब लोग हिंदू हैं। मैं कहता हूं अपने देश में 4 प्रकार के हिंदू हैं। एक है हम आप लोग हैं, जो हिंदू है हम ये जानते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं हिंदू है, कहते भी है, लेकिन इतना गर्व से नहीं कहते, थोड़ी सी मुंडी वगैरह नीचे डाल के कहते हैं हाँ हम भी हिंदू हैं। कोई कोई तो ऐसे भी कहता है कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, ठीक है, लेकिन नकारते नहीं, वो भी जानते हैं और मानते भी है। कुछ ऐसे भी है कि जो जानते हैं, अकेले में मानते भी है, लेकिन 4 लोगों के सामने कभी नहीं कहेंगे। 4 लोगों के सामने कहेंगे हम हिंदू नहीं है। क्यों? हमारा कंसेशन चला जाता है, टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कंसेशन नहीं मिलता। माइनॉरिटी कहेंगे तो बहुत लाभ है इस देश में, मेजॉरिटी का प्रजातंत्र है, लेकिन यहां मेजॉरिटी का सम्मान नहीं है। माइनॉरिटी है तो बड़ा सम्मान, पहला हक माइनॉरिटी का। हम मेहमान नवाजी के लिए हम प्रसिद्ध है, वो भी हमारा स्वभाव ही है, भारत का ही स्वभाव है, हिंदुओं का ही स्वभाव है। अतिथि के
और सम्मान के लिए वो राजा श्रीयाल ने अपने पुत्र को भी मारा। भगवान शिव आए थे परीक्षा लेने के लिए और तुम्हारे पुत्र का मांस बना के खिलाओ, तो उसने अपने पुत्र को भी मारा। ये तो हमारी परंपरा है, उसके अनुसार अपने यहां चल रहा है आजकल कि हमारे और तथाकथित अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनका सम्मान बड़ा है। ठीक है, जैसी इच्छा, प्रजातंत्र में प्रजा की इच्छा चलती। लेकिन ये चौथे प्रकार के जो हिंदू है वो जानते भी नहीं, और जानते नहीं इसलिए मानते भी नहीं और झगड़ा करते, फिर कहते कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। मुझे एक सज्जन मिले थे, मुस्लिम मतानुयायी थे, राज्यसभा के सदस्य है, संघ के नहीं है, संघ को सांप्रदायिक कहने वाले राजनीतिक दल के नेता है। उन्होंने मुझे पूछा कि भागवत साहब आप लोग सच्चर कमेटी का विरोध क्यों करते हैं? अरे देखिए, भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू है, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई है, संघ के नहीं है, संघ को सांप्रदायिक कहने वाले राजनीतिक दल के नेता है। उन्होंने मुझे पूछा कि भागवत साहब आप लोग सच्चर कमेटी का विरोध क्यों करते हैं? अरे देखिए, भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू है, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई, मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा के लिए सच्चर कमेटी चाहिए, तो आप विरोध क्यों करते हैं? मैंने उसको कहा कि महाराज आपकी सब बात मुझे पूरी मंजूर है, लेकिन आप ये मुझे मत बताओ, आप ये सब अपने देश के मुसलमानों को समझाओ। जिस दिन वो आपकी बात मान जाएंगे उस दिन हम सच्चर कमेटी का विरोध करने वाला हमारा प्रस्ताव वापस ले लेंगे। और बात सही है, यहां कौन माइनॉरिटी है भाई? यूनो कहती है कि माइनॉरिटी एथनिक होनी चाहिए, रिलीजियस हो नहीं सकती, तभी हो सकती जब रिलीजियस माइनॉरिटी की संख्या उस रिलीजन के संख्या 5% के अंदर हो। अपने देश में दोनों व्याख्याओं में बैठने वाला कोई माइनॉरिटी नहीं है और सब समान पूर्वजों का वंशज है और कहीं जाने वाले नहीं है, उनको जीना मरना भारत में ही है। बस एक ही बात है कि इस देश के स्वभाव में जो उदारता है उसको लेना है, मतांतरण बंद करना है, कट्टरपन छोड़ देना है, बाकी मतों के मानने वालों को हीन बताने वाले उनके विचार में जो अंश है उसको निकाल देना है। भारत के पूर्वजों को अपना मानना, भारत के इतिहास को अपना मानना, भारत माता के लिए जीवन है ये मानना। लेकिन ये वो कब मानेंगे? ये जो अपने आप को हिंदू कहने वाला मानने वाला है वो अपने संकटों को परास्त कर संगठित कर जब खड़ा नहीं होगा तब तक वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदू पिट रहा है, हिंदू लुट रहा है। अपने आप को हिंदू कहने वाले मार खाते रहते, अपने आप को हिंदू कहने वालों में आपस में भेद है, सामाजिक समरसता नहीं है, जाति के भेद पंथ के भेद लड़ते रहते, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते रहते। ऐसे हिंदुओं के साथ रह के क्या करना है? और इसलिए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है और वो सबके समझ में आ जाए, इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। वही संघ का काम है। संघ किसके लिए करता है? देश और दुनिया के उद्धार के लिए जो एकमात्र उपाय है, वो एकमात्र उपाय कर सकने वाला सामर्थ्य संपन्न, समरसता युक्त, वैभव संपन्न, जिसकी ओर आंख टेढ़ी करके किसी की देखने की हिम्मत न हो, जिसका हाथ इस पर उठे तो उसका हाथ टूट जाए, ऐसी ताकत वाला भारतवर्ष खड़ा करने के लिए यह संघ का काम है। ये संघ का काम नहीं है, ये हमारा आपका सबका काम है, क्योंकि इसी में आपका हमारा सुख निहित है। और इसलिए संघ ये सारे काम करता है और ऐसे कार्यक्रमों में आपको बुलाता है और आपका सहयोग मांगता है। संघ को चुनाव लड़ना नहीं है। आजकल राजनीति के साथ जोड़ के संघ को बहुत देखा जाता है। संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं है।
मैं भाग नहीं रहा हूं। संघ को अगर राजनीति करनी है तो संघ अपना मालिक है, संघ को भागने की जरूरत नहीं और किसी पार्टी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। लेकिन संघ को जो काम करना है वो राजनीति से हो नहीं सकता। आज की राजनीति समाज को तोड़ती है और इसलिए अपने जन्म से सोच समझकर सब प्रकार की राजनीति करने की ताकत संगठन और कार्यकर्ताओं की होने के बाद भी संघ जानबूझकर चालू राजनीति, पक्षीय राजनीति, चुनाव की राजनीति से दूर रहता है। अब संघ का सामर्थ्य बन गया है तो राष्ट्रहित में देश की राजनीति चले, ऐसा प्रभाव कभी कभी अपने आप पैदा होता है, अपने आप होता है, कहना नहीं पड़ता कुछ। अगर कोई बल संपन्न सच्छील आदमी जो किसी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं सहन करता वो साथ में बैठा है तो दो चार गुंडे आएंगे भी, देख के वो सोचेंगे कि यहां गड़बड़ करेंगे तो मार खाएंगे, चुप बैठो, सभ्य आदमी जैसा बैठो। ये अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। इतना बड़ा स्वयंसेवक वर्ग राष्ट्रीय दृष्टि प्राप्त सारे देश में फैल गया है तो संघ का एक प्रभाव है और जब कभी उसका उपयोग करना आवश्यक होता है संघ जरूर करेगा, राष्ट्रहित में, पक्ष हित में नहीं, व्यक्ति हित में नहीं, संघ हित में भी नहीं। राष्ट्र के हित में इतनी प्रचंड स्वयंसेवकों की शक्ति निष्क्रिय बैठने नहीं देगा संघ, उसका जरूर उपयोग करेगा। लेकिन संघ को सत्ताकांक्षा नहीं है, संघ को चुनाव लड़ना नहीं है, संघ किसी पार्टी व्यक्ति के पीछे नहीं है, संघ राष्ट्रीय नीतियों के पीछे जरूर है और रहेगा। संघ किसी के विरोध में काम नहीं करता, सर्वेशाम अविरोधेन काम है। ये मुसलमानों की, ईसाइयों के विरोध में काम नहीं, हिंदू हित में काम है। संघ किसी का विरोध नहीं करेगा, किसी को नहीं डराएगा, लेकिन संघ स्वयं भी नहीं डरेगा और हिंदू को किसी को डराने नहीं देगा, हिंदू हित में काम करेगा। संघ को अपने लिए कुछ प्राप्त नहीं करना है, संघ को देश के लिए सब कुछ करना है और इसलिए संघ आपको बुलाता है। नहीं तो आज संघ जितना है संघ के लिए बस है, संघ को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम आप अपना देश और दुनिया, उसके उद्धार का दूसरा मार्ग नहीं है और इसलिए यह आह्वान संघ का सारे समाज को है कि संघ के कार्य के इस मर्म को समझिए। संघ का नाम नहीं सुना ऐसा दुनिया में भी कोई नहीं है। हर सोचने समझने वाला आदमी आरएसएस का नाम जानता है, लेकिन आरएसएस के काम को समझिए, केवल कार्यक्रमों पर मत जाइए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संघ जिस विचार को उत्पन्न करता है लोगों के मन में और उस विचार के अनुसार व्यवहार करने वाला बलिष्ठ मन, शरीर, बुद्धि तैयार करता है, उस मर्म को समझिए और उस मर्म को समझकर संघ के केवल हितैषी बनकर काम नहीं चलेगा। संघ के संस्कार को संघ के कार्यक्रमों में आकर प्रत्यक्ष ग्रहण करते हुए संघ के सहयोगी कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। खुला दरवाजा है संघ का, कोई छुपा काम नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। हाँ, एक फॉर्म है, उसके अनुसार हम चलते हैं। दरवाजा खुला है, मन मर्जी आप आ सकते, मन मर्जी वापिस जा सकते, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह नहीं है, सब मन मर्जी का काम है। आइए 2 साल देखिए, 2 साल में अगर आपके ध्यान में आ गया कि आज मैंने भाषण में जितनी बातें कही उसमें से एक बात गलत है, तो आपके मर्जी के अनुसार आप बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन दावे के साथ मैं आपको कहता हूं, पहले साल में आपको इन सब बातों की प्रत्यक्ष अनुभूति संघ में मिलेगी, भाषण नहीं। संघ के कार्यकर्ताओं के, स्वयंसेवकों के व्यवहार से इस बात का प्रत्यक्ष साक्षात्कार आपको मिलेगा। और इसलिए देश दुनिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए और स्वयं का जीवन अच्छा बनाने के लिए यह जो आज उपलब्ध दुनिया के लिए एकमात्र रास्ता है, उस रास्ते के सहयोगी पथिक बनने का आह्वान करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सावधान, उत्तिष्ठ, आरम।
संघ दक्ष ध्वज प्रणाम।